दोस्तों बैटमैन का नाम आपने कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी में ज़रूर सुना ही होगा और अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ बैटमैन डीसी यूनिवर्स का यानी एक ऐसी प्रोडक्शन कंपनी जो कि सुपर हीरोज़ की फ़िल्म बनाती है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुपर हीरो है। और जो सबसे ज़्यादा इस मूवी को देखने में मज़ा आता है वो ये जानकर आता है कि बैटमैन के पीछे की कहानी क्या है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रेरित करने वाली है जिसमें कि उनके पिता एक पॉलिटिशियन होते हैं जिन्हें की गोली मार दी जाती है और उसके बाद ब्रूस वेन जो कि बैटमैन होता है वो भी अपने पिता का बदला लेता है। तो अगर हम बात करें अपने भारतीय राजनीति के बैटमैन की, तो सबसे पहले हमारे सामने नाम आता है सिर्फ़ और सिर्फ़ राहुल गांधी का। मनोबल इतना मजबूत कि 90 प्लस चुनाव हारने के बाद भी अब भी डटकर हर चुनाव में अपना प्रचार करते हैं, डटकर हर चुनाव लड़ते हैं, हार मानना जैसे उन्होंने कभी सीखा ही ना हो। सबके मन में अब एक ही सवाल है कि आखिर कब तक राहुल गांधी ऐसे ही चुनाव लड़ते रहेंगे, ऐसे ही इसी मोटिवेशन के साथ हर चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी जी और जान लगा देंगे ये चुनाव जीतने में। इसी सवाल के साथ अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं अर्नब तोमर और आप देख रहे हैं नई सोच भारत। तो राहुल गांधी जी अपनी अब तक की पॉलिटिकल हिस्ट्री में 90 प्लस चुनाव हार चुके हैं, पर आप जब भी उन्हें देखेंगे वो अपने उसी मनोबल के साथ, उसी मोटिवेशन के साथ हर जगह आपको बयान देते हुए, कैंपेनिंग करते हुए, चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो और नई शुरुआत वो अपने जीवन की करने जा रहे हो। हर चुनाव में ऐसा लगेगा, कभी भी आपने उन्हें निराश या टूटा हुआ, हारा हुआ नहीं देखा होगा। इसकी वजह ये भी है कि उन्हें जो है भारत का यूथ आइकन यानी पॉलिटिक्स का यूथ आइकन माना जाता है, यंग लीडर उन्हें कहा जाता है। पर अब की बार इन्हीं यंग लीडर को, इन्हीं यूथ आइकन को बिहार में बहुत ही बुरी हार झेलनी पड़ी, जहां उनकी कांग्रेस पार्टी को मात्र 6 ही सीट मिल पाई। रिज़ल्ट काफ़ी निराशाजनक रहा क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो तालाब में कूदे वहीं से उनके प्रत्याशी मुकेश सैनी 31,000 वोटों से हार गए। जहां उन्हें जननायक बताया गया, बिहार का बेटा बताया गया, वहीं उन्हें वोट नहीं मिल पाए, वहीं उन्हें सीट नहीं मिल पाई। इसकी काफ़ी वजह है जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहली वजह की, जो कि है उनकी भाषा की। आपने जब भी उन्हें बयान देते हुए कहीं देखा होगा या जब ये हाइड्रोजन बम फोड़ रहे थे, वोट चोरी का इन्होंने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया था, तो इन्होंने अपना मोस्टली पूरी स्पीच इन्होंने इंग्लिश में दी, जिसकी वजह से लोग इनसे कनेक्ट नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए कि आखिर इन्होंने बोला क्या। तो इनमें एक सबसे बड़ी कमी ये है कि ये अपने ज़्यादातर भाषण, ज़्यादातर स्पीच इंग्लिश में दे जाते हैं, जिसकी वजह से जो ग्रामीण लोग हैं या जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल है वो इनकी भाषा को, इनसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। जो ये भाषण दे रहे हैं उन्हें इतनी आसानी से समझ नहीं पाते हैं, जो कि इनके चुनाव के रिजल्ट्स पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। यदि इन्हें आगे आने वाले समय में किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने हैं या लोकसभा चुनाव जीतने, तो इनको अपनी ये सबसे बड़ी कमज़ोरी अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलनी पड़ेगी। हिंदी में भाषण देने की आदत इन्हें डालनी पड़ेगी ताकि लोग इनकी भावनाओं को, इनके विचारों को, इनके भाषण को सही से समझ पाए और इनसे अपना कनेक्शन बिठा पाए। बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और आप यदि कोई भी बिज़नेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ करनी है तो आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना पड़ेगा। और शायद ये बात कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही ज़्यादा सीरियसली ले ली, बिकॉज आजकल लगभग सभी पार्टी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है, पर उनमें अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है। और इसी चीज़ से हमें कभी कभी ये लगता है कि कांग्रेस जो है अपना असली कंपटीशन सोशल मीडिया पर लड़ रही है, ना कि ग्राउंड लेवल पर। आप उनकी पोस्ट देखेंगे जो कि मोदी जी को, बीजेपी को या अन्य पार्टी को ट्रोल करती हुई दिखेगी, पर भाषण में देखेंगे तो राहुल गांधी जी सिर्फ 2 ही मुद्दे उठाकर लाएंगे, या तो वोट चोरी का या फिर ईवीएम हैकिंग का। मे भी उनके ये इल्ज़ाम सही हो, क्या पता वो सही कह रहे हो, इसका कोई अभी प्रूव नहीं हो पाया है क्योंकि कोर्ट ने या कहीं भी इसका कोई डिसीजन नहीं हुआ है। वो प्रूफ लाते हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाते हैं और लोग उन्हीं पर यकीन करते हैं। तो इस चीज़ पे अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अलग टॉपिक निकल जाएगा जिस पे कि एक काफ़ी अच्छी खासी लेंथ की वीडियो बन सकती है। तो बात हम करते हैं अपने सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया की पोस्ट, सोशल मीडिया की रील्स जो कि बीजेपी को ट्रोल करती है, किसी भी पार्टी को ट्रोल करती है या ग्राउंड लेवल के मुद्दे उठाती है, उस पर कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। मेरा ये मानना है कि यदि कांग्रेस सोशल मीडिया पर कम एक्टिव होकर ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड रियलिटी पे ज़्यादा एक्टिव हो, ग्राउंड लेवल पर ज़्यादा काम करे, लोगों के मुंह से उनके मुद्दे सुने, उनकी क्या चीज़ उन्हें तकलीफ दे रही है वो चीज़ सुने, उनको क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए वो सुने, वो क्या क्या चाहते हैं अपनी सरकार से ये सब सुने, तो शायद वो इम्प्रूवमेंट कर पाएँ।
पर जैसा कि हम देख पाते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है, पर ग्राउंड लेवल पर आपको उनका कोई भी कार्यकर्ता ऐसे काम करते हुए नहीं दिखेगा। और यही एक उनकी दूसरी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाती है, क्योंकि यदि किसी भी पार्टी को कहीं भी चुनाव लड़ना है और जीतना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लोगों से एक ऐसा कनेक्शन, ऐसा भरोसा बिठाए जिससे कि लोगों को लगे कि वो उनके काम करेंगे, उनकी मदद करेंगे, उनके जीवन को और ज़्यादा अपग्रेड करेंगे और सुविधाएँ उन्हें प्रोवाइड करेंगे जिससे कि वो अपना एक अच्छा जीवन, खुशहाली भरा जीवन जी सके। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी इतनी बुरी तरह हारी है जिसके कोई कहने नहीं। इसकी कई सारी वजह हो सकती है, जैसे कि उन्होंने जो वादे किए वो अपनी पहुंच से बाहर के वादे कर दिए जिसका कि लोगों को यकीन नहीं हो पाया। टाइमली रैली नहीं की, रैली डिले करते रहे, कभी हेलीकॉप्टर की कमी की वजह से, कभी मौसम की ख़राबी की वजह से, जिसका कि लोगों पर प्रभाव पड़ा और उनका यकीन डगमगाया और उन्होंने सीधा ऑप्शन चुना एनडीए को वोट देकर। अब इनके हारने की चाहे जो भी वजह रही हो, पर सबसे बड़ी जो इंसान में क्वालिटी होनी चाहिए वो है अपनी गलती एक्सेप्ट करने की और उससे सीखने की। आरजेडी ने वही काम किया। उन्होंने अपना ट्वीट करके, तेजस्वी यादव जी ने कहा कि जो भी बिहार में हमारी हार हुई उसमें हम अपनी गलती मानते हैं और आने वाले समय में हम दोबारा चुनाव लड़ेंगे और अपनी गलती से सीख कर अच्छा करने की कोशिश करेंगे। पर वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ अगर देखा जाए तो उन्होंने सीधा इल्ज़ाम लगाया कि ईवीएम हैक हुई है, वोट यहाँ भी चोरी हुई है, ना कि कोई अपना रिग्रेट भरा या गिल्ट भरा या कुछ भी ऐसा ट्वीट उन्होंने नहीं किया कि हम अगली बार और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। यानी अपनी जो रियलिटी है वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे हैं। वो सीधा इल्ज़ाम लगा रहे हैं ईवीएम हैकिंग पर, वोट चोरी पर। मे बी वो सही हो सकता है कि ईवीएम हैक की गई है, वोट चोरी की गई हो, पर इस टाइम, प्रेजेंट टाइम पर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि ऐसे ट्वीट एक पार्टी के ऊपर लोगों का भरोसा और बढ़ा देते हैं जो कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करे और उससे सीख कर जनता के लिए आगे काम करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेशन से बढ़ती रहे। जैसा कि आरजेडी ने ट्वीट करके कहा कि हम आने वाले समय में और ज़्यादा मेहनत करके दोबारा से इलेक्शन लड़ेंगे। अगले पॉइंट की तरफ पढ़े तो यह हमारा लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का कि अब क्या कर सकती है कांग्रेस पार्टी कमबैक करने के लिए दोबारा से राजनीति में। राहुल गांधी ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि वो कमबैक करे। तो जो मुझे लगता है वो ये है कि अब जो है राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को साथ बैठकर मंथन करना चाहिए, नए तौर तरीक़ों पर बैठकर चर्चा करनी चाहिए कि कैसे दोबारा से कमबैक किया जाए, ऐसे क्या-क्या मुद्दे, क्या-क्या काम उन्हें ऐसे करने चाहिए, क्या-क्या चेंजेस अपनी पार्टी में, अपनी राजनीति में उन्हें करने चाहिए जिसकी वजह से आने वाले समय पर लोग उन पर और भरोसा करें और वो दोबारा से राज्य के चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में कमबैक करे और दोबारा से और भी ज़्यादा सीट हासिल करे। दूसरी जो पॉइंट ये निकल के आता है कि राहुल गांधी जी को इंग्लिश बोलना बंद करना पड़ेगा। यानी इंग्लिश बोलना अच्छी बात है, ठीक, वो अपनी जगह है, बट लोगों से कनेक्ट करते समय जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो तो हिंदी बोलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी एक इंग्लिश बोलने वाले को भी आती है और जो नहीं समझ पाते इंग्लिश वो भी हिंदी को आराम से समझ जाते हैं। तो यही कारण है कि अपने ज़्यादातर भाषण उन्हें हिंदी में देने चाहिए जिससे कि लोग उनसे अपना कनेक्शन बिठा पाए और उनकी बातों को और अच्छे तरीके से समझ पाए। बात वो चाहे जैसी भी करे, जब तक लोगों को समझ नहीं आएगी तब तक उसका कोई भी इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पर नहीं पड़ना है। वीडियो एंड करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जो है किसी भी पार्टी की तरफ या किसी एक पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। जो जिसकी कमियां वो उसे उजागर करेंगे, उसकी कमियां उस पार्टी कमी को हाईलाइट करेंगे, अगर वो सुधारती है तो उसे भी बताएंगे कि इस पार्टी ने सुधार किया। तो यानी एक भारत का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सरकार के काम पर सवाल उठाना हमारी जिम्मेदारी बनती है और हम वही काम कर रहे हैं। इस जो हमने पूरी वीडियो बनाई, अगर इसको साइड में रखे तो राहुल गांधी जी में एक अच्छी बात जो सभी युवा को प्रेरित कर सकती है वो यह है कि उन्हें इतनी हार मिलने के बाद भी वो अपना मोटिवेशन लूज़ नहीं कर रहे हैं, मनोबल अपना नहीं हार रहे हैं, टूटा हुआ अपने आप को नहीं मान रहे हैं। दोबारा और ज़्यादा एनर्जी के साथ वो अगले चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। हर जगह जब भी भाषण देते हुए दिखेंगे तो आपको उनमें एक अलग ही लेवल का जोश, अलग ही लेवल का मोटिवेशन देखने को मिलेगा जो कि आज का भारत का युवा सीख सकता है उनसे। और यदि मोटिवेशन रखना, पेशेंस रखना, जो कि उनमें सबसे बड़ी बात है, कितने सालों से वो पेशेंस कर रहे हैं अपनी सरकार बनने का, पर नहीं बन पा रही, लेकिन मनोबल नहीं हार रहे। तो पेशेंस रखना लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जिसके पास पेशेंस उसी के पास सक्सेस। तो भारत के युवा को जो इनसे सीखना चाहिए वो है मोटिवेशन बनाए रखना, पेशेंस रखना और अगली बार अगर कहीं हारते हैं तो उससे अगली बार और भी ज़्यादा एनर्जी से उसी फील्ड में ट्राई करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।